Myself, Vijay Pratap Singh. Dear students, we had discussed about in last video about the partners. अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने पार्टनर के बारे में पढ़ा था, तो अब हम इसके बारे में आपको जानकारी देंगे कि हमारी कंपनी में जब दो या दो से अधिक साझेदार जुड़ते हैं तो कैसे हम प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम लाभ विभाजन का अनुपात निकालते हैं। तो ये यूजीसी नेट एग्ज़ाम पेपर 3 जुलाई 2010 में आ चुका है, 2016 में भी आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखेंगे कि ए बी सी एक फर्म में साझेदार हैं। देखिए ध्यान से, ए बी सी एक फर्म में साझेदार हैं जो 4-3-2 के अनुपात में लाभ हानि को बंटवारा करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखें। डी को साझेदार फर्म में सम्मिलित करने के लिए सहमत होते हुए उन्होंने उसे 1/8 हिस्सा प्रदान किया। उनके नए लाभानि विभाजन का अनुपात ज्ञात करें। आपके सामने है ऑप्शन 4-3-2-1 पहला ऑप्शन, दूसरा 28:21:14:14:9, तीसरा है 28:21:14:8 और चौथा है 4:1:2:1। तो इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब हमारे कंपनी में या जब हमारे साझेदारी फर्म में दो या दो से अधिक फर्म लोग जुड़ते हैं तो हम पार्टनरशिप डीड को ध्यान देते हैं। अब यहाँ कहा गया है डी को साझेदारी में सम्मिलित करने में सहमत होने के लिए उन्होंने 1/8 हिस्सा दिया, मतलब डी को हमने 1/8 शेयर दे दिया। इस चीज़ को ध्यान दीजिए। और जो हमारे पास ए बी सी 3 लोग हैं, इनके पास कुल मिला के कितने शेयर होने चाहिए? तो ध्यान से देखिए, 4 3 7 2 9। ठीक, तो इस रेशियो में हम ध्यान देंगे शेष राशि कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो शेष राशि हमारी 7/8 होना चाहिए। इस क्रम में हम आगे बढ़ते हुए इस क्वेश्चन को ध्यान देंगे। क्यों, कैसे आता है? आपको पढ़ाया गया है 1 - 1/8, 7 × 7 में से, ठीक है, 8 × 8 -1, मतलब 7/8 कहाँ से आया ये आप सामने देख सकते हैं। ठीक है, कि ये 7 कहाँ से आया, एक बार और ध्यान से देखो। आपको पढ़ाया गया है, ठीक है, आपको पढ़ाया गया है कैसे शेयर निकालने के लिए कि डी का कुल अंश अगर 1/8 हो जाता है तो हम मान लेते हैं कुल शेयर 1 - 1/8, तो 8 × 8 - 1/8 मतलब 7/8। ये 7/8 कैसा है आपको पता होना चाहिए। अब इसके अनुसार आप क्वेश्चन को देखेंगे कि जो ये 7/8 बचा हुआ है ये ए के लिए है, तो 7/8 गुणे ए का आप अनुपात देखोगे 4-3-2 दिया हुआ है, 4-3-2 ये अनुपात दिया हुआ है। अब आप जानेंगे जब इसको हम जोड़ेंगे 4 3 7 2 9, मतलब 4/9, 3/9 और 2/9। ठीक, तो इस क्रम में हमारा क्वेश्चन लगता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ लिखेंगे 4/9 मतलब 28/72, ये ए के लिए हो गया। इसी क्रम में हम बी के लिए लगाएंगे, बी 7/8 गुणे 3/9। ठीक, तो 7-3-21, 8-9-72। ऐसे ही हम सी के क्रम में जाएंगे, तो 7/8 गुणे 2/9 और टोटल हमारा क्या होगा 7 दूना 14/72, तो कितना आया इसका 14/72। ठीक, तो ए बी सी का शेयर हमारे सामने आ गया।
तो ऐसे ही प्यारे बच्चों आप इसे बारी बारी इसके विभाजन को लिखेंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे लिए, जिससे आपके पास, ध्यान से देखें, ए बी सी और डी चारों का अलग अलग आंसर आएगा आपका 28/72 अनुपाते 21/72 अनुपाते 14/72 अनुपाते। ठीक, पहले तो आप देखेंगे डी का 1/8 है। ठीक, 1/8 उसको मिला हुआ है जो आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, लेकिन हमारा अंश और हर मैच नहीं हो रहा हमारे क्वेश्चन से। तो 8 में ऐसे किसी अंक से गुणा करेंगे कि 72 आ जाए। तो जब 8 में हम गुणा करेंगे तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर आपने पढ़ा होगा कि सेम अंक से हम गुणा कर देते हैं, तो हम 9 से गुणा कर देंगे। ठीक, तो 9/72 हो जाएगा, क्योंकि 1/8 में हम 9 से गुणा करेंगे। तो अब आप ध्यान से देखेंगे कि हमारे नीचे सब में 72 कॉमन आ चुका है। ठीक, तो अब हमारा नया लाभ विभाजन अनुपात आ गया 28, 21, 14 और 9। तो इसलिए आपका सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में 28/21/14/19 आपके क्वेश्चन में आया हुआ है। ठीक है, इस तरह आप अपने क्वेश्चन को कर सकते हैं। मुझे आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन का आंसर हमारा ये होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही जवाब आपने दिया है ये। ठीक है, इस तरह जिसे स्टेप बाय स्टेप मैंने यहाँ स्क्रीन पे लिखा हुआ था, ऐसे ही आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यही क्वेश्चन को सॉल्व करने का सही तरीका है। अब हम अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे हम देखते हैं यक्स और वाई आर पार्टनर। ठीक है, यक्स और वाई पार्टनर हैं और फर्म में 2 और 1 के रेशियो में प्रॉफिट को बांट रहे हैं। जेड इज एडमिटेड विथ 1/3 प्रॉफिट शेयरिंग। व्हाट विल द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्स वाई जेड। अब एक्स वाई जेड का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, और इसका जवाब है पहला 3/3, 3/3, दूसरा हमारा है 4/3/2, तीसरा है 4/3 एंड फोर्थ है 2/3/4। अब आप इस क्वेश्चन को लगाना शुरू करेंगे। तो मैंने आपको बताया है जब कुछ पता ना हो तो टोटल मान लेते हैं 1 शेयर। ठीक, और जेड का अनुपात दिया हुआ है 1/3। क्यों? क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको बताया गया 1 - 1/3 इज इक्वल टू 3 × 1 = 3 - 1 2/3। तो यहाँ आपको पता चल गया शेष हमारा रेशियो क्या है, 2/3 है। ठीक है, अब 2/3 होने के कारण आपका आंसर क्या मिला है, 2/3 मिला हुआ है। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे, जब हमारा 2/3 आंसर आया हुआ है तो एक्स और वाई के लिए हम क्या करेंगे। ठीक, तो यक्स का 2/3 और वाई का हमारा 1/3। ठीक, अब इसमें हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, गुणे 2/3 गुणे 2/3, दोनों में हमने गुणा कर दिया। और 2/3 कहाँ से आया है, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं 2/3 है। जब 2/1 दिया गया है मतलब 2 × 1 = 3, मतलब 2/3 और 1/3 होता है। ठीक है, तो अब इसको आगे क्रम में बढ़ते जाते हैं। तो अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो आंसर है हमारा 2 × 2 = 4 एंड 3 × 3 = 9। क्लियर, एंड सेम आंसर 2 × 1 = 2 एंड 2 × 2 = 3 × 3 = 9। ठीक है, और जेड का अनुपात हमारा 1/3 दिया हुआ है। अब हम सही क्रम में इसे फिर से लिखते हैं, सीरियल बाय सीरियल, एक्स वाई जेड। एक्स का हमारा आया 4/9, वाई का आंसर हमारा आया 2/9। ठीक, और हमारा जेड का 1/3 ऑलरेडी दिया हुआ है।
तो यहाँ आप देखेंगे सबके हर में 9 है और हमारे इस जेड के हर में 3 दिया हुआ है। अब हम 3 को ऐसे अंक से गुणा करेंगे जो 9 के बराबर हो जाए। ठीक है, या एलसीएम लेके बराबर कर दें, जैसे भी आपको पता कर पाएँ। अगर हम एलसीएम भी सबका लेते हैं तो 9 ही एलसीएम आएगा और इसके अनुसार हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो यहाँ हम इसको बड़ा या छोटा करने के बजाय 3 से गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। अब सबका हर बराबर हो गया है, 9 9 9। आप सामने देख सकते हैं। तो बचा क्या हमारा, 4 2 3। तो अब आपका सही जवाब है कि एक्स वाई जेड का 4 2 3 के रेशियो में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसका सही जवाब आप क्वेश्चन में लिखेंगे। ठीक है, 4। ठीक, तो सही जवाब हमारा है तीसरा, 4 2 3 के रेशियो में आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस तरह ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। प्यारे बच्चों, जब भी क्वेश्चन में कहीं हमारा टॉपिक दिया हो तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान दिया जाता है, 2:1। जहाँ 2:1 लिखा है या कोई भी रेशियो लिखा हो तो पहले इसको जोड़ लेते हैं, 2 1 3 हो गया। ठीक है, अब इसको सही करना है तो 2/3 1/3 क्रम में सही करके तो हम क्वेश्चन को लगाते हैं। ये हमारा सही तरीका है। ठीक है, तो इसका सही जवाब था तीसरा। ऐसे स्टेप बाय स्टेप आप क्वेश्चन को लगाएंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन कहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और आपको फिर से अगला क्वेश्चन या दूसरे क्वेश्चन एग्जाम्पल के माध्यम से लिया जाएगा। ये आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम में आया हुआ है। ये टीजीटी पीजीटी का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके फ्यूचर में आने वाले एग्ज़ामों में आने वाला है, क्योंकि हर चैप्टर वाइज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये चैप्टर वाइज क्वेश्चंस आपको कराने का एक ही मुख्य उद्देश्य है कि आप एग्ज़ाम को क्रैक करें। ओके, दिस इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। हमारे पास और भी क्लासेस लिए जाते हैं जिसमें आपको क्लास 12th के भी सब्जेक्ट के टॉपिक्स दिए जाएंगे। उसमें अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होता है तो वहाँ भी आप टॉपिक देख सकते हैं। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने मित्रों में। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आपके सामने लिखा गया है, पार्टनरशिप हम पढ़ रहे हैं। ठीक, तो जब हम पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं तो पार्टनरशिप एक्ट कब पास हुआ है, ये एग्ज़ाम आपके 2011 और 13 के टीजीटी के एग्ज़ाम में आ चुका है। जैसे मैंने अभी कहा कि हमारा ये जो चैनल खोला गया है ये टीजीटी और पीजीटी के सिलेबस को देखते हुए पढ़ाया जा रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि ये स्टार्टिंग चैनल अप है भी, तो आपको शॉर्ट लिस्टेड करके क्वेश्चंस पढ़ाए जा रहे हैं। जैसे कि हमारा चैनल आगे बढ़ता जाएगा, आप लोगों के द्वारा सब्सक्राइब होता जाएगा, आपको मैं टॉपिक बाय टॉपिक, चैप्टर बाय चैप्टर टॉपिक्स पढ़ाऊँगा ऑन बोर्ड विद द हेल्प ऑफ स्मार्ट बोर्ड और वाइट बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, एज यूजुअल जैसे आप चाहेंगे आपको क्लासेस लाइव पढ़ाए जाएंगे। देखिए यहाँ आपके सामने लिखा है, व्हेन पार्टनरशिप एक्ट वाज पास्ड। पार्टनरशिप एक्ट कब पास किया गया? ऑप्शन है आपका 1930, 1932, 1950, 1956। तो यहाँ आपका सही जवाब होगा, आप खुद आंसर को सर्च करें, नहीं प्राप्त होते हैं तो आप इसका सही जवाब लगाएंगे 1932। पार्टनरशिप एक्ट फर्स्ट वन 1932, इस चीज़ को ध्यान देंगे। ठीक है, पहली पार्टनरशिप एक्ट 1932 में पास की गई। इसे कहते हैं भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में बनाया गया। साझेदारी फर्म भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के प्रावधानों के अंतर्गत नियंत्रित होती है। यह अधिनियम नियम कार्यों मंत्रालय के द्वारा अधिशासित है। मंत्रालय कौन, आप सब जानते हैं, गवर्नमेंट के द्वारा यह संचालित की जा रही है और ये नियम आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। लेकिन इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आपको सबसे पहले ये भी बता दिया जाए कि हमारी कंपनी अधिनियम 1932 में पास की गई, लेकिन हमारे पास और भी कंपनी अधिनियम हैं। ठीक है, सबसे पहले ये जानते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर तो हमारा 1932 है। तो पहला कंपनी अधिनियम 1932 में पास किया गया, जबकि दूसरी कंपनी अधिनियम आपको 2013 पढ़ाई जाती है और तीसरी 2014 पढ़ाई जाती है।
तो आपके बुक में कंपनी एक्ट अनेक लिखे होंगे, लेकिन यही 3 होते हैं मैक्सिमम। इन 3 के अलावा कंपनी एक्ट और नहीं है। जो भी है इनके सब एक्ट, सब डिवीज़न, सब पार्ट्स दिए गए हैं, ठीक है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज द सेकेंड वन, 2013। सबसे अधिक कंपनी एक्ट 2013 ही आपके सिलेबस में पढ़ाया जाता है। हर जगहों पे 2013 का ही वैल्यू को दिया गया है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सबसे इम्पोर्टेंट मानते हुए, वेरी इम्पोर्टेंट मानते हुए इसको आप नोट करेंगे और इसे तैयार करेंगे। एक क्वेश्चन से आपके 3 क्वेश्चन बनते हैं और ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है। आगे क्रम में बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। जो ये क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आया हुआ है 2011, ठीक है। 2011 के क्वेश्चन में आया हुआ एग्ज़ाम क्वेश्चन का है। इसकी सहायता से हम इसे ध्यान देंगे कि क्या है ये, ठीक है। जैसे आपके सामने दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखिए ध्यान से। एक सेकंड के लिए हम रुकते हैं, थोड़ा हमारा क्वेश्चन अभी ठीक है। आपके सामने हम क्वेश्चन फिर से स्टार्ट करते हुए हैं। यहाँ देखिए आपके क्वेश्चन सामने लिखा हुआ है, द लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप इज़। तो आपके पार्टनरशिप की लायबिलिटी दी हुई है, जो क्वेश्चन TGT 2011 में आया हुआ है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आपका ये है कि यहाँ दिए गए सारे क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखेंगे। इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपके एग्ज़ाम में ना आया हुआ हो। दैट्स वाई यू हैव टू बी मोस्ट कंसंट्रेट ऑन दिस चैनल and which questions are given in front of you, you have to be most capable to capture it। आप इसे ध्यान देंगे, खूब ध्यान से क्वेश्चंस को सुनेंगे। अगर किसी तरह कोई कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट करेंगे। दूसरी चीज़ देखिए, आपके सामने मैंने क्वेश्चन उठाया है जो TGT 2011 में आया है, 2011 में। और क्वेश्चन हमारा है साझेदारों के बीच दायित्व। साझेदारों का दायित्व fill in the blanks होता है। The liabilities of partners is first one limited, unlimited, both, none of these। तो यहाँ आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और ये 2011 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो आपको पता होना चाहिए साझेदारों के दायित्व, ठीक है। तो साझेदारों के दायित्व अनलिमिटेड होते हैं, तो इसका सही जवाब आपका जाएगा बी, असीमित। अनलिमिटेड क्यों होता है? जब आप पार्टनरशिप डीड को पढ़ेंगे तो पार्टनरशिप में ये सारे ऑप्शन पढ़ाए गए हैं, जिसमें क्या लिखा गया है, साझेदारी अधिनियम के अनुसार साझेदारी व्यवसाय में सभी साझेदारों के उत्तरदायित्व असीमित होते हैं। कितना होते हैं? असीमित, अनलिमिटेड। बिकॉज अर्थात साझेदारों के दायित्व तक साझेदारों के व्यक्तिगत संपत्ति का उपयोग किया जा सकता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो आपको बताया गया। एक बार फिर से सुन लें, साझेदारों के दायित्व तक साझेदारों के व्यक्तिगत संपत्ति का उपयोग किया जा सकता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, इसलिए इसका सही जवाब है अनलिमिटेड, ठीक है। इस क्रम में आगे बढ़ते हुए आप लोग अगला क्वेश्चन देखें, जिसमें अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि जब 2 या 2 से अधिक फर्मों का मिश्रण होता है तो इसे कहा जाता है। आप इसे ध्यान देंगे, जब 2 या 2 से अधिक फर्मों का मिश्रण होता है तो इसे कहा जाता है। पहला, एकीकरण, संविलयन, पुनर्निर्माण, इनमें से कोई नहीं। इस चीज़ का आप लोग ध्यान देंगे। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये आपके सामने है। इसकी सहायता से आप ये जान पाएंगे कि अब कौन सा टॉपिक हमें यहाँ चुनाव करना है। तो आपके सामने क्या दिया है, जब 2 या 2 से अधिक फर्मों के मिश्रण होता है तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स कहा जाता है। इसका सही जवाब है एकीकरण, ठीक है। कैसे? एकीकरण को एमिक्लेशन कहा जाता है। जब 2 या 2 से अधिक फर्मों का मिश्रण होता है तो व्यवसाय, ध्यान से देखिएगा,
जब दो या दो से अधिक, तो इसका हमारा जवाब ये है, इसलिए इसे ध्यान से देखिएगा कि एकीकरण क्यों कहा जाता है। एक बार और ध्यान से सुने, जब दो या दो से अधिक फर्मों का मिश्रण होता है तो इसे एकीकरण कहा जाता है। अर्थात जब व्यवसाय करने वाली दो या दो से अधिक फर्में आपस में मिल जाती हैं तो मिलने वाली पुरानी फर्मों का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि जब दो कंपनियां मिल जाएंगी तो या दो से अधिक, तो पुरानी जो संस्था होगी उसका क्या हो जाएगा, अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया को एकीकरण कहा जाता है। अगर ऐसा एक्सप्लेनेशन अभी आप देते हैं तो ये सबसे आवश्यक है। ऐसा अगर आप ध्यान देंगे तो आपकी इन फ्यूचर आने वाले क्वेश्चंस में बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये आपके लिए। इससे आपको बहुत सहायता मिलेगी एग्जाम के लिए। देखिए अगला क्वेश्चन हमने दिया है कि किसी स्पष्ट समझौते के अभाव में साझेदारों को प्राप्त होता है। साझेदारों को क्या प्राप्त होता है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। और ये कब आया है, 2013 टीजीटी। तो यहाँ आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हो गए हैं। लाभ हानि में बराबर हिस्सा, पूंजी में बराबर, मतलब पूंजी पर 12% का ब्याज, ऋण पर 18% का ब्याज, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और ये क्वेश्चन आपके 2013 टीजीटी के एग्ज़ाम में आया हुआ है। क्वेश्चन को एक बार और रिपीट करते हैं, ठीक है। किसी स्पष्ट समझौते के अभाव में साझेदारों या साझेदार को प्राप्त होता है। तो इसके बारे में आपको ध्यान देना है, ठीक है। आपको पार्टनरशिप डीड पढ़ाई जाती है। पार्टनरशिप डीड में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जब हमारे कंपनी में कोई पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो लाभ और हानि अगर हमारे कंपनी को होता है तो जितने भी पार्टनर्स कंपनी में होंगे तो सबको एक्चुअल लाभ हानि को बराबर बराबर हिस्सों में बांट दिया जाएगा। ये क्वेश्चन में कहीं लिखा हो या ना लिखा हो, आपको क्वेश्चन सॉल्व करते समय टोटल इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, चाहे पार्टनरों की संख्या 2 हो या 20 हो, ठीक है। ये कंपनी अधिनियम 1932 के अनुसार बनाया गया है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है लाभ हानि बराबर हिस्सा लगता है और इसका कैलकुलेशन 1932 कंपनी एक्ट में बताया गया है। अब इसके बारे में आपको कुछ अन्य जानकारी दी जाए। फर्स्ट टॉपिक है, साझेदारों के मध्य लाभ हानि का बंटवारा बराबर अनुपात में होता है, पहला, ठीक। दूसरा टॉपिक इसमें हम कह सकते हैं, साझेदारों द्वारा लाई गई पूंजी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। अगर ये सब नहीं रहेगा तो, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इस टॉपिक को ध्यान दें। तीसरा टॉपिक इसमें महत्वपूर्ण है, साझेदारों को अतिरिक्त कार्य के लिए कोई बोनस कमीशन नहीं दिया जाएगा। ये तीसरा टॉपिक है। चौथा टॉपिक आप ध्यान देंगे, साझेदारों द्वारा दी गई अतिरिक्त पूंजी पे 6% वार्षिक की दर से ब्याज देय होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है चौथा का, 6%। क्वेश्चन में कुछ दिया हो या ना दिया हो, आप तुरंत 6% के रेट से कैलकुलेशन शुरू कर देंगे, इंटरेस्ट रेट, ठीक है। तो आपके सामने 4 टॉपिक दिया गया। पहला टॉपिक क्या दिया गया कि साझेदारों के मध्य लाभ हानि का बंटवारा बराबर अनुपात में होता है। दूसरा है आपका, साझेदारों में लाई गई पूंजी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता है। और तीसरा है आपका कि बोनस कमीशन कुछ नहीं दिया जाता है। इसके अतिरिक्त साझेदारों को अतिरिक्त कार्य के लिए कोई बोनस कोई कमीशन नहीं दे होता है अगर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं है तो। और लास्ट हमारा है, अतिरिक्त पूंजी पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज देय होता है। तो चौथे में आप तुरंत 6% कैलकुलेट करना शुरू कर देंगे। ये इस क्वेश्चन का आभाग होता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब रहा लाभ हानि के बराबर हिस्से होते हैं, किसके अनुसार, 1932 के अनुसार। और 4 टॉपिक मैंने बताया, इन चारों को आप ध्यान से पढ़ लेंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसी के क्रम में बढ़ते हुए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है फिर से, और लिखा हुआ है कि XY शेयरिंग प्रॉफिट द रेशियो ऑफ 7:3।
एंड जेड आते हैं, जेड आ रहे हैं 3/7 शेयर इन द न्यू फॉर्म विच इज़ टेकन 2/7 फ्रॉम द यक्स एंड 1/7 फ्रॉम द वाई। यहाँ ये बताया जा रहा है कि यक्स और वाई अपने लाभ को 7 और 3 के अंश भाजित करते हैं। वे एक नए फॉर्म में 3/7 अंश के लिए जेड को शामिल करते हैं, जिन्हें यक्स से 2/7 मिलता है। किसे? यक्स को। वाई से 1/7 प्राप्त होता है। ठीक है, तो यक्स वाई जेड का नया अनुपात क्या होगा? ये क्वेश्चन आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्यों? क्योंकि ये भी आपके एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक है, और किस सन में आया हुआ है आप इसे ध्यान से देख सकते हैं कि ये आपके एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो अब इसका जवाब आप लोग खुद लगाने का प्रयास करें। अगर आप लगा पाते हैं तो ठीक, नहीं तो इसके सॉल्यूशन के बारे में ध्यान से देखिए। पहले कैसे करना है, आप सबसे पहले देखोगे यक्स और वाई हमारे सामने हैं, 7:3 में ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, और जेड जो हमारा आ रहा है 3/7 के अनुपात में आ रहा है। ठीक, तो 3/7 के अनुपात में आ रहा है, तो आपको पता होना चाहिए इन दोनों को जोड़ोगे तो 7 और 3 मतलब 7/10 और 3/10 हमारा होता है। ठीक, अब इस क्रम में आपको यक्स का नया अनुपात निकालना होगा, क्योंकि यक्स को 2/7 यहाँ मिल रहा है और वाई को 1/7 नीचे मिल रहा है। ध्यान से देखेंगे। अब इस तरह क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन को लगाने के क्रम में हम आगे बढ़ेंगे तो यक्स का नया अनुपात कैसे निकलेगा? पहले तो निकाल लेंगे हम 7/10। कैसे आया? क्योंकि आप यहाँ देख सकते हैं 7 3 10, तो ये 7/10, ये 3/10। ठीक, चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। ये 7/10 हो गया माइनस 2/7। 2/7 कहाँ से आया है? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है यक्स 2/7। ठीक है, तो ये घटाया जाता है। घटाएंगे तो आप 7 और 10 का लघुत्तम लोगे तो भैया 70 आएगा, और 7 का 10 का टेबल पढ़ो, 70 से दिखना हो तो डिवाइड करने पे 7 7 7 49 माइनस 20 मतलब 29 आएगा इनका। यक्स का 29 आ रहा है। तो ऐसे ही क्रम में जब आप आगे बढ़ोगे तो वाई का 11/70 आएगा। ठीक, तो यहाँ हमारा 29/70 और 11/70 दो वैल्यू आ रही है, और तीसरी वैल्यू आपके सामने दी हुई होगी जिसे 3/7 कहा गया है जेड का। जेड की वैल्यू आपकी क्वेश्चन में 3/7 यहाँ दी हुई है। ठीक, अब इन तीनों को आप ध्यान से देख लीजिए। जैसे मैं क्वेश्चन को लिख रहा हूँ ऐसे ही आपको लिखने हैं, यक्स वाई जेड। तो यक्स का हमारा आया 27/70। ठीक, 11/70 वाई का, और जेड का हमारा 3/7 ऑलरेडी दिया हुआ है। और इसके अनुसार अब हम एलसीएम लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो जब हम एलसीएम लेके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, मतलब न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को इक्वल करना है, तो डिनोमिनेटर को इक्वल करना होता है क्योंकि 70 70 70 होना चाहिए, जहाँ कि यहाँ 7 है। ठीक, तो मतलब इसमें हमें 10 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस क्रम में आगे बढ़ते हुए आप इसका सही जवाब लगा सकते हैं। अब 29, ठीक है, सही जवाब आप लगा सकते हैं। आएगा इसका सही जवाब 29, 11, ठीक है, और 30। कैसे आया है? क्योंकि आपने 27, ठीक है, बटा कितना था हमारा 70, 11/70, ठीक है, और 3/7 है। अब इनको जब हम एलसीएम लेके इक्वल करेंगे तो हमारा आंसर आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ स्क्रीन हमारी फ़ोन की है, छोटी है, तो इसका सही जवाब होगा 29, 11 और 30। मतलब आपका सही जवाब हुआ ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी पे आप सही जवाब लगाएंगे। इस क्रम में आप इस क्वेश्चन को इस तरह लगाएंगे स्टेप बाय स्टेप। ऐसे आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं। ये क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आया हुआ है और यूजीसी नेट पेपर 2 नवंबर 2017 का है।
जिसमें आपको गुडविल दी गई है। गुडविल आप सबको पता होना चाहिए, कंपनी का ख्याति। गुडविल का डेफिनेशन आपने पढ़ा हुआ, द गुड नेम इज ए कॉल्ड गुडविल। ठीक है, यक्स और वाई। ठीक, फर्म में ख्याति का मूल्य 30,000 है। ठीक है, ख्याति का मतलब होता है गुडविल। यक्स और वाई का गुडविल 30,000 है, जिसमें वही खाता में 12,000 लिखी गई और जेड का 1/4 हिस्से के लिए प्रवेश दिया गया। वह ख्याति के लिए कितनी राशि लाएगा। ठीक है, तो अब इसमें 4 क्वेश्चन आपके सामने, 4 आंसर दिए हैं। 3,000, 7,500, 4,500, 10,500। इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, जो आपको पढ़ाया गया होगा कि जब आपकी पास 30,000 की गुडविल है और 1/4 शेयर लगाया जा रहा है, ठीक, तो कितना आ गया, 7,500 आ गया। ठीक, थोड़ी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है क्योंकि ये टच के द्वारा लिखा जा रहा है। 7,500 आया। अब आप ध्यान देंगे, यही आपका शॉर्टकट तरीका है और आपका ऑप्शन क्या आया, सी। तो गुडविल कैलकुलेट करना आपके इस मेथड के द्वारा किया जाएगा और आप सही जवाब लगाएंगे 7,500। ठीक है, तो ये ख्याति की राशि आप 30,000 गुणे 1/4 करेंगे, क्योंकि यहाँ डी को एडमिट किया गया है और 1/4 शेयर दिया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का सही तरीका है। ठीक है, इस क्रम में आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं, जिसमें आपके सामने दिया हुआ है अमाउंट ड्यू। ठीक, कौन सी अमाउंट लिखी है, बाहर जाने वाले साझेदार को देय राशि आर्थिक चिट्ठे में प्रदर्शित की जाती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है और ये एग्ज़ाम में आपके आया हुआ है 2017 के। ठीक है, एक बार और देखें, द अमाउंट ड्यू टू आउट गोइंग पार्टनर इज शोन इन द बैलेंस शीट एज द। तो आपको ध्यान देना है, 4 ऑप्शन है, लायबिलिटी, एसेट्स, कैपिटल एंड लोन। तो यहाँ आपका सही जवाब होगा लोन। ठीक, कैसे, एक साझेदारी व्यवसाय में यदि कोई साझेदार अवकाश ग्रहण या अन्य किसी कारण से साझेदारी में व्यवसाय के बाहर जाता है, तो बाहर जाने वाले साझेदार की देय राशि को ऋण के रूप में आर्थिक चिट्ठे में प्रदर्शित किया जाता है। इट्स अ पार्ट ऑफ ए लोन। ठीक, तो ऐसे लोन के रूप में आप आर्थिक चिट्ठे में प्रदर्शित करेंगे, इसलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। ठीक, अगला क्वेश्चन हमारा होता है, राम और श्याम आपकी कंपनी में पार्टनर हैं। ठीक, और ये 4,80,000 और ये 3,10,000 एडमिट है, क्योंकि कैपिटल है। गणेश जो आता है उसे 1/4 लाता है। गणेश ब्रिंग 3 लाख हिज कैपिटल। गणेश कैपिटल भी लाता है जो 3 लाख है। गणेश शेयर ऑफ गुडविल विल बी। अब गणेश का गुडविल आपको कैलकुलेट करना है और आपके पास जवाब हैं 1,10,000, 27,500, 17,500 और 17,000। और ये क्वेश्चन 2010 के यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में आ चुका है। अब मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि हमारा एक पहला पार्टनर है जो राम 4,80,000 लाया है। पहले इसको नोट डाउन करें, तुरंत नोट डाउन करिए, 4,80,000, 3,10,000। क्योंकि आपके पास कॉपी पेन है, आप क्वेश्चन को लगाने का प्रयास करेंगे तो तुरंत आप लिखिए 4,80,000 और 3,10,000। दूसरी चीज़, जो हमारा अगला पार्टनर आ रहा है 1/4 शेयर पे आ रहा है, तो आपको पढ़ाया गया है 1 - 1/4, मतलब 4 1 जा 4 एंड 3, 1 मीन्स 3/4। तो अब आपका क्वेश्चन 3/4 के रेशियो में सॉल्व होना शुरू होगा। ठीक है, तो अब आपको ध्यान देना है, जब 3/4 के रेशियो में सॉल्व होगा तो आपके पास पार्टनरों की संख्या कितनी है, 3। जब आपके पास 3 पार्टनर हैं, ठीक है, और ये ध्यान दीजिए कि यहाँ गणेश के द्वारा 3 लाख लाया गया है, तो 3 लाख गुणे 3 बराबर 9 लाख रुपए। ठीक, 9 लाख रुपए आपके पास हो गए। 9 लाख रुपए में से आप 4,80,000 और 3,10,000 को
घटा लेंगे और जो आंसर आएगा उसमें गुणे 4 कर देंगे। तो मान लीजिए आपने ऐसे किया, कैसे मैंने बताया, 9 लाख, ठीक, 9 लाख माइनस, तो पहले 4,80,000, ठीक, प्लस कितना हो गया, प्लस नहीं माइनस, तो माइनस माइनस आप जो भी करेंगे 3,10,000, ठीक। अब आपके पास आता इन दोनों का घटाना, ठीक है। तो जो इसमें से आप घटाए हो उसके अनुसार आप क्वेश्चन को देख के 1,10,000/4 करोगे। अब इसको कर लिया आपने, तो आपके पास आंसर आया 1,10,000 गुणे 1/4, और आप जब ने भाग दिया तो 27,500 रुपया आता है, और आपका जवाब है बी, ठीक है। तो बी क्वेश्चन आपका सही जवाब बताता है। इस तरह आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आपके सामने ये है कि आपको जो ये क्वेश्चंस यहाँ बोर्ड पे बताए जा रहे हैं, ये एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। कोई भी क्वेश्चन इस तरह का एग्ज़ाम में आता है तो आप उसे छोड़ेंगे नहीं, क्वेश्चंस को लगाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले आपको ये बताया जा रहा है, ये चैप्टर जो भी पढ़ाया जा रहा है इसमें टीजीटी और पीजीटी और आपका जीआईसी का सिलेबस 100% इंक्लूड है, और ये सारे क्वेश्चंस आपके पिछले एग्ज़ाम में आए हुए हैं। इसलिए किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है तो इसे आप लीव नहीं करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करने का प्रयास करेंगे। ये चैनल स्टार्टअप किया गया है बस आप लोगों के लिए, और आपके टीचर का नाम है विजय प्रताप सिंह, जो कि फुल्ली फ्री चैनल है। आपसे कोई भी पैसा लिया नहीं जाएगा, एक मात्र फ्री, 100% फ्री, इट शुड बी देयर, इट्स अ फ्री चैनल, नॉट पेड अप। और अगर आपको चैनल पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और इन फ्यूचर आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट लाइव क्लासेस पढ़ाए जाएंगे। इट्स अ पार्ट ऑफ फॉर यू ऑल, दैट्स वाई वी हैड स्टार्टेड दिस चैनल। तो प्यारे बच्चों, आप सब छात्र हैं, आप इन फ्यूचर बड़े हो रहे हैं, पढ़ रहे हैं, एज ए टीचर ही होंगे, हो सकता हो कुछ लोग जो कहीं जॉब कर रहे हैं, जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्रमोट करें। ओके, थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय लक्ष्मी माता।